पिछड़ों के साथ इन जो 45 सालों में 47 से लेकर 93 तक 92 तक जो अन्याय हुआ 45 सालों तक, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछड़ों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जब उनकी नींव ही कमजोर कर दी गई और उनके साथ इस तरह का अन्याय हुआ के मामले में एक ऐसा मंत्रालय है, वो सामाजिक न्याय का मंत्रालय, जिसके पास कहीं कोई सिस्टमेटिक आंकड़े नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के आजाद होने से पहले भारत में जातिगत जनगणना और जनगणना की शुरुआत की थी। आजाद भारत की संविधान सभा में, जिसकी जिम्मेदारी संविधान को बनाने की थी, संविधान में किसी भी परिवर्तन करने की जिम्मेदारी थी, जोड़ने की जिम्मेदारी थी, उसमें एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं था, एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं था। काका कालेलकर जैसे विद्वान व्यक्ति और उनके जो 5 मेंबर थे, उस तरह के भारत के किसी भी आयोग में इतने विद्वान मेंबर बहुत कम रहे होंगे। इतने पढ़े लिखे, इतने संवेदनशील, इतने विद्वान, और उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये कहीं से भी सामान्य घटना। जनगणना और जातिगत जनगणना भारत में 1881 में अंग्रेजों ने शुरू की। आप इससे समझ सकते हैं कि अंग्रेज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत की विविधता को समझने के लिए, तमाम तरह के जाति, धर्म और संप्रदायों को समझने के लिए 1881 में ही जातिगत जनगणना शुरू की, ताकि उनके पास आंकड़े आए। ऐसे नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के बाद भारत में उस कमीशन को बना दिया। हालांकि इसका मुख्य श्रेय, नमस्कार, मैं संदीप यादव आपका स्वागत करता हूं उलगुलान के पहले एपिसोड में। उलगुलान का मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति होता है। उलगुलान का मतलब ग्रेट स्ट्रगल, महान संघर्ष होता है। उलगुलान मुंडारी भाषा का एक शब्द है, जिसे बिरसा मुंडा ने, महान नायक बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। ये शब्द मैंने वहां से लिया है, उलगुलान। उलगुलान शब्द है वंचितों के न्याय के लिए। उलगुलान एक ऐसा शब्द है जो वंचितों के न्याय को रिप्रेजेंट करता है, का द्योतक है, वो उसे बताता है। इसलिए इस प्रोग्राम के लिए उस शब्द का चयन किया गया है। आज मैं इस अपने प्रोग्राम में बात करूंगा काका कालेलकर कमीशन के सच के बारे में। बहुत सारे लोगों को काका कालेलकर कमीशन के सच के बारे में नहीं मालूम है। काका कालेलकर कमीशन की स्थापना पिछड़ों के उत्थान के लिए 1953 में की गई थी और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट जमा की। हमारे साथियों को मालूम होगा कि अंग्रेजों ने भारत के आजाद होने से पहले भारत में जातिगत जनगणना और जनगणना की शुरुआत की थी। पहली जनगणना उन्होंने 1872 में की थी। हालांकि उस जनगणना के आंकड़े वो पूरे भारत से इकट्ठा नहीं कर पाए थे। तो एक तरह से कहा जाए कि पहली सिस्टमेटिक जनगणना और जातिगत जनगणना भारत में 1881 में अंग्रेजों ने शुरू की। आप इससे समझ सकते हैं कि अंग्रेज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत की विविधता को समझने के लिए, तमाम तरह के जाति, धर्म और संप्रदायों को समझने के लिए 1881 में ही जातिगत जनगणना शुरू की, ताकि उनके पास आंकड़े आए। और उन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए। 1881 से लेकर 1941 तक वो जनगणना करते रहे, जिसमें जातियों का भी जानकारी होता था, जातियों की भी जानकारी होती थी। और 1931 तक के आंकड़े उन्होंने जारी किए। 1941 की जनगणना के आंकड़े वो नहीं जारी कर पाए, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी और उसकी वजह से वो आंकड़े जारी नहीं कर पाए। लेकिन भारत सरकार आजादी के बाद 1931 के ही आंकड़ों पर, खास करके पिछड़ी जातियों के संदर्भ में, संबंध में, उन्हीं आंकड़ों पर निर्भर है। तो आप समझिए कि भारत आजादी के 90 साल के बाद भी अभी तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाया। बहरहाल आज मैं जातिगत जनगणना पर बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं काका कालेलकर कमीशन के सच के बारे में। लेकिन उस सच में इस जातिगत जनगणना और भारत की जनगणना का भी योगदान है, उससे ये घटनाएं जुड़ी हुई हैं। काका कालेलकर कमीशन की स्थापना 1953 में हुई और इस कमीशन में 5 मेंबर थे। और उसके अध्यक्ष जो थे वो काका कालेलकर थे। वो एक गांधीयन एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, गांधी के साथ काम करते थे, मराठी ब्राह्मण थे और गुजरात में रहते थे। वो महात्मा गांधी के बहुत ही नजदीकी सहयोगी थे। वो एक लेखक भी थे, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, चिंतक भी थे। और उन्होंने अपने कमीशन में काम करके उसकी रिपोर्ट 1955 में जमा की। लेकिन इस कमीशन
कि स्थापना के पीछे किनका योगदान था, इसको भी जानने की जरूरत है। हमारे बिहार में, भारत के सामाजिक न्याय के अग्रणी राज्य बिहार में उस समय पिछड़ा महासभा की स्थापना हो चुकी थी और सीएल चंदापुरी जी उस महासभा के अध्यक्ष थे। चंदापुरी जी कुर्मी जाति से आते थे, कुर्मी समाज से आते थे और उन्होंने पिछड़ों के साथ न्याय हो इसके लिए उन्होंने पिछड़ों के अलग से रिजर्वेशन की मांग की और उनके दबाव में और उस महासभा के दबाव में तमाम भारत के लेवल पर भी उस तरह की महासभाएं थी जिसमें तमाम जातियों के लोग थे, उन्होंने जोर दिया और उसकी वजह से आजाद भारत में 1953 में वो काका कालेलकर का आयोग बना जिसको पिछड़ों के साथ न्याय करना था। ऐसे नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के बाद भारत में उस कमीशन को बना दिया। हालांकि इसका मुख्य श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में एकमात्र वंचित समाज के व्यक्ति थे। और आपको जान के साथियों आश्चर्य होगा कि आजाद भारत की संविधान सभा में जिसकी जिम्मेदारी संविधान को बनाने की थी, संविधान में किसी भी परिवर्तन करने की जिम्मेदारी थी, जोड़ने की जिम्मेदारी थी, उसमें एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं था, एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं था, जिसकी आबादी अभी के भारत में, बिहार के जो जातिगत सर्वे आया है उसमें 63% है और पूरे भारत में जानकार कहते हैं कि 60% से कहीं कम नहीं है। उसका एक व्यक्ति भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था, उस संविधान सभा में नहीं था। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा न्याय या अन्याय ये आप तय करिए, लेकिन उस मात्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन्होंने 340 आर्टिकल को जुड़वाया। उसमें 340 आर्टिकल भारत की संविधान का ये कहता है कि जो भी वंचित हैं उनके लिए एक आयोग की स्थापना की जाए, उनकी वंचना का मापन किया जाए, उनकी वंचना को जाना जाए और उसके बाद उनकी वंचना को दूर करने के लिए, उनकी मार्जिनलाइजेशन को दूर करने के लिए सुधार के कार्यक्रम किए जाएं। इसीलिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय की स्थापना भी की है। लेकिन पिछड़ों के मामले में एक ऐसा मंत्रालय है वो सामाजिक न्याय का मंत्रालय जिसके पास कहीं कोई सिस्टमेटिक आंकड़े नहीं है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा साहब के इस योगदान के बाद, इस योगदान की वजह से काका कालेलकर कमीशन बन पाया। काका कालेलकर कमीशन में 5 मेंबर थे और पांचों बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। भारत में बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिन्होंने काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि उसमें 5 विद्वान व्यक्ति थे। एमआर जयकर साहब थे जो एक लॉयर थे और एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। दूसरे सीके एसके डे थे जो बंगाल से आते थे, वो भी एक बहुत ही जर्नलिस्ट थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और जानकार व्यक्ति थे। तीसरे आरवी पटवर्धन साहब थे। चौथे एचएन कुंजरू थे और अंतिम जो थे वो बीएल अत्रेय थे, वो भी एक आईएएस ऑफिसर थे। कुंजरू साहब तो यूएसए में भारत के पहले एम्बेसडर भी थे। तो इस तरह से आप देखिए जो पांचों मेंबर थे बहुत ही विद्वान थे। और ऐसा नहीं था कि काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, काका कालेलकर, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके निबंधों को मैंने पढ़ा है, उनके निबंध कई राज्यों के हिंदी विषय के सिलेबस के पार्ट हैं और मेरा भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जामिनेशन में काका कालेलकर का एक निबंध हुआ करता था जिसको हम पढ़ा करते थे। काका कालेलकर एक ललित निबंधकार भी थे, वो साहित्यकार थे और एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन सभी ने मेहनत से जितनी भी मार्जिनलाइजेशन के पैरामीटर्स वो अपना सकते थे, चाहे वो शैक्षणिक चाहे वो आर्थिक था, उसके आधार पर उन्होंने 2399 जातियों की एक सूची बनाई और इस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया 1955 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप जानते हैं, आजादी से पहले कांग्रेस के धड़े में एक सोशलिस्ट थिंकर के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता था कि वो सोशलिस्ट हैं, वो समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को एक तरह से कहा जाए तो ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उससे पहले उसका एक बैकग्राउंड है। भारत के जो दूसरे गृह मंत्री थे
पहले जो गृह मंत्री थे काटजू, उनकी मृत्यु के बाद गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तराखंड से आते थे, जिनके पूर्वज महाराष्ट्र से आके सेटल हुए थे उत्तराखंड में, या यूं कहे कि उनके पहले की पीढ़ी के लोग आके उत्तराखंड में सेटल हुए थे, लेकिन वो रहने वाले वो लोग, उनकी जड़ें थी महाराष्ट्र में। वो उत्तराखंड से आते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान था। वो भारत के उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, जिनका काम इस तरह की रिपोर्ट्स को देखना था। उन्होंने इस रिपोर्ट को यह कह के खारिज कर दिया कि यह जो आंकड़े हैं ये साइंटिफिक ढंग से इकट्ठा नहीं किए गए हैं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि भारत की जो समरसता है समाज में वो खराब हो जाएगी, उससे जातिवाद फैलेगा। भारत में ये जो न्याय है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो इस तरह की जाति के आधार पर करने से दिक्कत हो सकती है, इससे समस्याएं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, अंत में उन्होंने ये तर्क दिया कि काका कालेलकर कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे वो खुद इस रिपोर्ट को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। ये आश्चर्यजनक बात है कि जिन लोगों ने 2 साल तक घूम घूम के रिपोर्ट बनाई, वो कैसे उस रिपोर्ट को ही, अपनी ही रिपोर्ट को जिन्होंने 2 साल मेहनत से तैयार किया था, अंत में वो कहने लगे कि नहीं, ये रिपोर्ट जो है उतनी साइंटिफिक ढंग से नहीं तैयार की गई है और उतने मेथोडोलॉजिकल ढंग से नहीं तैयार की गई, इसकी मेथोडोलॉजी फ्लॉड है, क्राइटेरिया फ्लॉड है और इसको साइंटिफिक ढंग से तैयार नहीं किया गया। तमाम तर्क दिए गए, इससे भारत की समाज की समरसता खराब हो जाएगी, जातिवाद फैलने का डर हो जाएगा। लेकिन जिसको भी इतिहास का ज्ञान है वो इस बात को आसानी से नहीं पचा सकता है, नहीं समझ सकता है कि इसके पीछे की राजनीति क्या थी। गोविंद बल्लभ पंत एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे, पहले नहीं लेकिन वो भारत के गृह मंत्री थे तत्कालीन, और उन्होंने इस रिपोर्ट को ये सारे तर्क देकर एक किनारे कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि 1902 में, बहुत पहले 1955 से पहले 1902 में साहू जी महाराज ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, भारत में जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने एक आयोग के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंसी बनाई थी और उनको राजनीतिक ऑटोनॉमी दी थी। उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, सबसे पहले मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करूंगा। 1902 में साहू जी महाराज ने अपने यहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनके प्रशासन में उच्च जातियों के लोगों का ओवर रिप्रेजेंटेशन था और उन्होंने इसकी जांच करते हुए, रेमेडियल मेजर्स लेते हुए नॉन ब्राह्मण्स को सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने यहाँ रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को लागू किया। तो भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे साहू जी महाराज, जिन्होंने अपने यहाँ अपने शासन में रिप्रेजेंटेशन की नीति को लागू किया। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई और उस पार्टी की स्थापना ही इसी आधार पर हुई कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 3% ब्राह्मणों का वहां के प्रशासन में 44% योगदान था, 42% से 44% तक का योगदान था, ओवर रिप्रेजेंटेड थे। और जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्य सी नटेश मुदलियार, 3 लोगों ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी, जिनमें नाम थे सी नटेश मुदलियार की, टी.एम. नायर की और टी. थियागरा सेट्टी। उसमें से सी नटेश मुदलियार उसके फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने इसी आधार पर उस पार्टी की स्थापना की और वो पार्टी 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई। पेरियार का भी यही राजनीतिक उदय हो रहा था साथियों, और पेरियार ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ शुरू किया। सी राजगोपालाचारी के सहयोग से वो राजनीति में आए थे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, और कांग्रेस की नीतियों की ईमानदारी से न लागू होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को 1925 में छोड़ दिया। बाद में इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे कि 1944 में उसी जस्टिस पार्टी, वही जस्टिस पार्टी ईवी रामासामी पेरियार को अपनी पार्टी सौंप देती है और बाद में पेरियार उस पार्टी को द्रविड़ कजगम के रूप में बदल देते हैं, डीके के रूप में बदल देते हैं। हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन जब मद्रास प्रेसिडेंसी में 1920 में जस्टिस पार्टी ने लागू कर दिया, उसी समय उसकी बगल की प्रेसिडेंसी, उसी के बगल का स्टेट था
मैसूर स्टेट, जिसके राजा जो थे वडियार राजा थे, जिन्हें यादव राजा भी कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें अरसू जाति से भी जोड़ते हैं। तो उन मैसूर स्टेट के राजाओं ने वो इतने प्रगतिशील थे कि उन्होंने सर लेस्ली मिलर के नेतृत्व में, मैसूर स्टेट के वो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, सर लेस्ली मिलर के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की। काका कालेलकर आजाद भारत में पहला आयोग था, लेकिन उससे पहला आयोग खास करके वंचितों के नेतृत्व के लिए अंग्रेजों ने सर लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में बनाई, और उस आयोग ने अपने रिकमेंडेशन सौंपी, और उसी के आधार पर मैसूर स्टेट ने भी अपने यहाँ ओवर रिप्रेजेंटेड ब्राह्मण्स को और अंडर रिप्रेजेंटेड नॉन ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, रिजर्वेशन दिया। तो ये तर्क साथियों कि जब ये सब सारे राज्य अपने यहाँ 1955 से बहुत पहले 30-35 साल पहले जब ये लागू कर चुके थे, उससे देश की इंटीग्रेशन को, एकता को खतरा नहीं हुआ, उससे जातिवाद नहीं बढ़ा, उससे देश की समरसता को खतरा नहीं हुआ, तब फिर 1955 में कैसे ये समरसता खतरे में आ रही थी? जवाहरलाल नेहरू को सोशलिस्ट मानने वाले सभी साथी देवता की तरह पूजते हैं। मेरा भी उनके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन इन तर्कों को, इन इतिहास की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए आप इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। मैंने इसे आसानी से नहीं कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, आइडियाज में सोशलिस्ट धड़े का नेतृत्व कांग्रेस के भीतर करते रहे होंगे, लेकिन ये क्या ईमानदार प्रयास था ओबीसी को, भारत के पिछड़ों को न्याय देने का? और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि 1925 में अंग्रेजों ने क्रिस्टोफ जेफरट का एक बहुत ही शानदार लेख है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि 1925 से पहले तक बैकवर्ड्स का मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वो शब्द यूज किया जाता था। क्योंकि ओबीसी जातियों के साथ जाति का कलंक नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको बाद में कैटेगराइज किया, और एससी जो अभी के दलित कहे जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, उनको शेड्यूल लिस्ट में डाला गया। उन एससीज को वो डिप्रेस्ड क्लासेस कहा करते थे, और वहीं से 1925 के बाद उनको डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में पहचाने जाने लगा। बाद में आजाद भारत में नेहरू ने ये शब्द दिया पिछड़ों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और अदर बैकवर्ड क्लासेस की राजनीति पर अब कभी और मैं बात करूंगा, लेकिन ये हकीकत है उसकी कि जब 1902 में साहू जी महाराज इसको लागू कर सकते थे, जब जस्टिस पार्टी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर सकती थी, जब मैसूर स्टेट अपने यहाँ 1925 में लागू कर सकता था, तो कैसे 1955 में समरसता को खतरा था, देश की एकता को खतरा था? और काका कालेलकर जैसे विद्वान व्यक्ति और उनके जो 5 मेंबर थे, उस तरह के भारत के किसी भी आयोग में इतने विद्वान मेंबर बहुत कम रहे होंगे। इतने पढ़े लिखे, इतने संवेदनशील, इतने विद्वान, और उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये कहीं से भी सामान्य घटना नहीं थी। ये कहीं से भी आसानी से पचा लेने वाली घटना नहीं है कि वो रिपोर्ट जो थी वो साइंटिफिक ढंग से तैयार नहीं की गई थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काका कालेलकर कमीशन ने ओबीसी की दुर्दशा को देखते हुए उनको 70% एजुकेशन में, और महिलाओं को, सभी महिलाओं को 70% और ओबीसी को 70% का रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया था। उन्होंने जो उनकी रिकमेंडेशन है काका कालेलकर कमीशन की, उन्होंने रिकमेंड किया कि क्लास 1 की नौकरियों में, ग्रुप ए की नौकरियों में ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया जाए, ग्रुप बी सी डी की नौकरियों में 40% का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। और ये बहुत ही क्रांतिकारी रिकमेंडेशन था, जिससे पिछड़ों का पूरा भाग्य बदल जाता, पूरा जीवन बदल जाता और भारत बदल जाता। लेकिन साथियों, ये उस समय नहीं लागू होने की वजह से बाद में तमाम राजनीतिक कारणों से 1993 में लागू हुआ। हालांकि 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने इसे लागू किया, लेकिन इंदिरा साहनी के कोर्ट में जाने के बाद ये पूरी तरह से सितंबर 1993 में ही लागू हो पाया। लेकिन इस जो इतने साल थे, करीब 37-38 साल 1955 से, या हम भारत की आज़ादी से अगर इसे जोड़ें तो इन 55 सालों का, इन 45 सालों का जिम्मेदार पिछड़ों के साथ अन्याय का कौन है? पिछड़ों के साथ इन जो 45 सालों में 47 से लेकर 93 तक, 92 तक जो अन्याय हुआ 45 सालों तक, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछड़ों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जब उनकी नींव ही कमजोर कर दी गई और उनके साथ इस तरह का अन्याय हुआ। मैं मंडल कमीशन पर तो आज बात नहीं करूंगा,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंडल कमीशन के लागू होने से पहले ओबीसी का नौकरियों में ही केवल 5% का रिप्रेजेंटेशन था, और अभी भी ग्रुप ए की नौकरियों में 15% है, बी की नौकरियों में 16% है, सी की नौकरियों में 18% और ग्रुप डी की नौकरियों में 20-21% है। 27% के रिजर्वेशन के बावजूद भी इनकी स्थिति ये है, और उनकी जो दुर्दशा है आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी आंकड़ा देता हूं कि जो भारत की पहली संविधान सभा थी, पहली नहीं, भारत की जो संविधान सभा थी, जिसमें जो लोग संविधान जिनको बनाने का जिम्मा दिया गया था, उसमें एक भी ओबीसी नहीं था। और अभी भी हालत ओबीसी की पार्लियामेंट में, जहां भारत देश का कानून बनता है, वहां भी 20 से 22% है, जिनकी आबादी 60% है। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल।